हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का आज छठा सेट है। प्रत्येक सेट में हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करते हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बोला है, रेलवे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन साइंस से आता है और 25 में 25 सही कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सारे सेट हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं सारे रेलवे ग्रुप डी के पैटर्न पर आधारित हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और देखिए दोस्तों, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, इस वीडियो को एक बार अंत तक देखिएगा। आपको हमारे वीडियो का क्वालिटी पता चल जाएगा, कितनी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, और वो भी एकदम से 0% एरर के साथ में। ठीक है, अगर पिछला 5 सेट आप नहीं लगाए हैं उसे ज़रूर लगाइएगा, मिस नहीं करिएगा। एग्ज़ाम होने तक ये सेट हमारा चालू रहेगा। और डेली सुबह में 6 बजे आ जाता है। डेली सुबह में 6 बजे उठिए और बिस्तर पर से ही इस वीडियो को देख लीजिए। आपको अभी फ़िलहाल में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो को देखते जाइए। और बहुत ही जल्द हम एक दिन में 1 सेट लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन में हम 2 सेट आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। एक सुबह में आएगा और एक शाम में आएगा, उस पर अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल चक्र और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डैश के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइट्रिक अम्ल चक्र यानी क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक क्वेश्चन तो बिल्कुल आम है, बहुत बार रिपीट होता रहता है कि बताइए कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा गृह इसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कोशिका में कोशिकीय श्वसन यानी मानव शरीर में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, यहाँ पे कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है, जिसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है, उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। एनर्जी करेंसी कहा जाता है, ऊर्जा मुद्रा। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इसमें अपना माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या होता है? राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंगक यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त अंगक इंग्लिश में सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है, ऑर्गेनेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसकी खोज किए थे अल्बर्ट वॉन कोलिकर। कब? 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, वो भी ध्यान में रखिएगा। इसका नामकरण किए थे कार्ल बेंडा। उन्होंने इसका नामकरण कब किया था? 1898 में। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए क्विज है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। निम्न में से किस अंग में क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है? निम्न में से किस अंग में क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने की अद्भुत क्षमता होती है? तो ये है लीवर, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है। ठीक है, इसी में क्षतिग्रस्त ऊतकों यानी टिश्यूज को ठीक करने की बहुत अद्भुत क्षमता होती है। देखिए, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है।
सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके अलावा ये मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग भी है। सबसे भारी आंतरिक अंग। इसका वजन कितना होता है? इसका वजन 1.5 किलोग्राम से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पित्त यानी बाइल होता है, बाइल का उत्पादन कौन करता है? तो बाइल का उत्पादन लीवर द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो वसा को पचाने में मदद करता है। पित्त जो है वसा को पचाने में मदद करता है। आपसे पूछे कि शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो लीवर राइट आंसर होता है। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है जंतुओं में एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर संग्रहित यानी भंडारित होता है? तो लीवर में ही भंडारित होता है, लीवर और मांसपेशियों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोधी विटामिन के रूप में किसे जाना जाता है? तो संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी को ही नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो कि आँखों की रेटिना के लिए आवश्यक है। ठीक है। विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, वसा में घुलनशील है। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन डी है, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए, ये चारों विटामिन्स वसा में घुलनशील हैं। और जो भी विटामिन वसा में घुलनशील है ये मुख्य रूप से कहाँ पर भंडारित होता है? लीवर में। ये मुख्य रूप से ये सारे के सारे यकृत यानी लीवर में भंडारित होते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। वैसे ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है ये होता है अर्ग। ठीक है। सीजीएस का फुल फॉर्म बताइए। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है। तो कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ठीक है। अच्छा बताइए, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल वैक्यूम में ही सबसे अधिक होती है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश की चाल आपसे पूछे कि पानी में कितना होता है? पानी में, तो पानी में प्रकाश की चाल जो है 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे लाख हज़ार में भी दे सकता है और आपसे इस रूप में भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, पानी में प्रकाश की चाल जो है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश की चाल कांच में कितनी होती है? कांच में, तो कांच में पूछे तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर आपसे पूछें कि प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है? हवा में, तो हवा में इसकी चाल होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात के बाद, ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात के बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक हवा में होती है। ठीक है। हवा में इसकी चाल 2.98
98 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि प्रकाश की चाल डायमंड हीरा में कितनी होती है। तो हीरा में इसकी चाल होती है 1.25 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश यह बताता है कि किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया बाह्य दाब तरल पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि किसी बंद तरल पदार्थ पर लगाया गया बाह्य दाब तरल पदार्थ के प्रत्येक बिंदु पर सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। तो ये है पास्कल का नियम जो कि दाब से रिलेटेड है, दबाव से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है। इसी सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है। ठीक है। पास्कल का नियम केवल द्रवों पर काम करता है, ध्यान में रखिएगा। पास्कल का नियम केवल द्रवों यानी लिक्विड्स पर काम करता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, जिसे पीए से सूचित किया जाता है। दाब एक अदिश राशि है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के डैश के बराबर होता है। तो देखिए किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान और उसके गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ W बराबर m गुने g। यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, g क्या है, ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है। देखिए द्रव्यमान जो है यानी मास, ये एक अपरिवर्तनीय राशि है जो स्थान बदलने पर नहीं बदलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान पृथ्वी पर ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है इसका मान ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, जिसे हाइपरोपिया भी कहा जाता है। इसे हाइपरोपिया भी कहा जाता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया। और ये क्या होता है, दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इसमें क्या होता है, नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है सही से, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है दूरदृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, जिसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस के बारे में आप जान लीजिए। उत्तल लेंस के बारे में आपने जाना, तो अवतल लेंस के बारे में जानिए। अवतल लेंस को इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अपसारी लेंस। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, मायोपिया। ठीक है। इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई देती है मायोपिया में। ठीक है। और ये बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए जो हाइड्रोजन तत्व है इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है।
हाइड्रोजन। ठीक है, आवर्त सारणी का ये पहला तत्व है। आवर्त सारणी का पहला तत्व है कौन? हाइड्रोजन। इसके अलावा बात करें, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ठीक है, हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या 1 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गैस का उपयोग अक्सर रेसिंग कारों में इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है? सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसका सूत्र होता है N2O। ठीक है, तो अक्सर जो है रेसिंग कारों में इंजन की शक्ति बढ़ाने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वैसे नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? दंत चिकित्सा में किया जाता है, सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। दंत चिकित्सा और सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? अगर ये पूछे तो इसकी खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। कब? 1772 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार, बताइए लोहे पर अगर जंग लग जाए तो उसका भार घटेगा, बढ़ेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, और लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। नमी यानी जल वाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक है लोहे पर जंग लगने के लिए। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए यशद लेपन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। यशद लेपन, इसे इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, गैल्वनाइजेशन, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें लोहे पर जिंक का यानी जस्ते का एक पतला परत चढ़ाया जाता है ताकि इस पर जंग नहीं लगे। चलिए अगला क्वेश्चन, रबर को मजबूत और अधिक प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ जो है गर्म किया जाता है। वल्कनीकृत रबर के उदाहरण टायर और जूता होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान में रखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन। वल्कनीकरण की खोज किसने की थी? वल्कनाइजेशन की खोज किसने की थी? ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए चार्ल्स गुडईयर ने वल्कनाइजेशन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में? ऑप्शन के अनुसार ग्रेफाइट राइट आंसर है। वैसे D2O यानी भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में। ठीक है, ये तेज गति वाले न्यूट्रॉन को धीमा कर देते हैं। किसको धीमा करते हैं? D2O ग्रेफाइट ये परमाणु रिएक्टरों में किसे धीमा करते हैं? न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन की गति तेज होती है, इसे धीमा कर देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन का छड़ इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या करते हैं? ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करके श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकालने के बाद शेष द्रव को क्या कहा जाता है? तो
ब्लड प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को निकालने के बाद बाकी बचे द्रव को सीरम कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए फाइब्रोनोजन से रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन ये क्या है। तो फाइब्रिनोजन जो है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। इसका उत्पादन कहाँ होता है? फाइब्रिनोजन का उत्पादन कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में यानी यकृत में इसका उत्पादन होता है। चोट लगने पर ये थ्रोम्बिन एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? थ्रोम्बिन एंजाइम की मदद से फाइब्रिन में बदल जाता है, जिसे रक्तस्राव रुक जाता है। क्या होता है? ये फाइब्रिन में बदल जाता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। स्क्रीन पर मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, बस मैनेज कर लेना आप लोग, और जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुन लेना, ठीक है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? अब तक आप ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के आप सभी लोग पढ़े ही होंगे। लेकिन रक्त को थक्का जमाने में अगर प्रोटीन की बात पूछे कि कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो फाइब्रिनोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। कब? 1895 ईस्वी में। ये इटली के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? इटली के वैज्ञानिक थे। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डीजल इंजन, ठीक है। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कब? 1892 ईस्वी में। और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे रुडोल्फ डीजल। माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था? डायनेमो, डायनेमो यानी जनरेटर, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। कब किया? 1831 में, ठीक है। माइकल फैराडे कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड। अच्छा, लेविस ई वाटरमैन ने भी आविष्कार किया है किस चीज़ का? फाउंटेन पेन का। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लेविस ई वाटरमैन ने। इसका आविष्कार इन्होंने 1884 में किया था। लेविस ई वाटरमैन अमेरिका के थे। नेक्स्ट, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। मुख्य उपयोग क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो गाड़ियों के बैटरी बनाने, प्लास्टिक बनाने और पेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डैश एक अक्रिस्टलीय ठोस अथवा अतिशीतित द्रव है। तो बताइए इनमें से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस और या फिर अतिशीतित द्रव है? तो ये कांच है। ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। बताइए कि कांच बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो कांच बनाने में मुख्य रूप से सिलिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे SiO2 से लिखा जाता है। कांच का गलनांक कितना होता है? कांच का गलनांक कितना होता है? तो देखिए इसका कोई भी निश्चित गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, किस तत्व को आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। बताइए कि हाइड्रोजन के मुख्य रूप से कितने समस्थानिक होते हैं, कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक है प्रोटियम, प्रोटियम जिसे H1 से लिखा जाता है। एक है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम जिसे H2 से लिखा जाता है। और एक कौन सा है? ट्रीटियम, ट्रीटियम जिसे H3 से लिखा जाता है। ये तीनों हाइड्रोजन के मुख्य समस्थानिक हैं। अगला क्वेश्चन, वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए। एनीमोमीटर का इस्तेमाल किस लिए होता है? एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है वायु की गति और दिशा मापने के लिए, ठीक है। डायनोमीटर का उपयोग किस लिए होता है? इसका उपयोग मशीन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने के लिए, मशीन द्वारा उत्पन्न शक्ति मापने के लिए
डायनेमोमीटर, ये डायनेमोमीटर है, सॉरी, डायनेमोमीटर का इस्तेमाल मशीनी शक्ति मापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो देखिए, पनडुब्बियों में जल सतह के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है। ठीक है, ग्लूकोज जो है ये पौधों के लिए भोजन के रूप में काम करता है और पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है ग्लूकोज, जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में और पौधों में स्टार्च के रूप में ग्लूकोज संग्रहित होता है, यानी भंडारित होता है। ठीक है, ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है, मोनोसैकेराइड भी कहा जाता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, ध्यान में रखिए। पौधों में पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से किस तत्व की कमी के कारण होता है? पौधों में पत्तियों का पीला पड़ना मुख्य रूप से मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। वैसे नाइट्रोजन की कमी के कारण भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, याद रखिए। ठीक है, मैग्नीशियम जो है पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये मैग्नीशियम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने 1913 में यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का मूलभूत गुण उसकी परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान? तो ये हेनरी मोसले ने। ठीक है, हेनरी मोसले, इन्होंने ही आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इन्होंने आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे इनसे पहले मेंडलीव ने भी ये कहा था कि तत्व का मूलभूत गुण उसकी परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? ध्यान रखिए, हेनरी मोसले ने। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है, यानी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है? तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो है इसका मान 3.98 होता है, ध्यान में रखिए। एक बात और याद रखिए, फ्लोरीन जो है यह रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम तापमान और ऊष्मीय संतुलन से संबंधित है? तो ये है शून्यवां नियम, जीरोथ लॉ। ये नियम तापमान और ऊष्मीय संतुलन से संबंधित है। वहीं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से रिलेटेड है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से रिलेटेड है। वहीं ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है ये एंट्रोपी और ऊष्मा प्रवाह की दिशा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक और त्वरित स्रोत कार्बोहाइड्रेट किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखता है? तो देखिए, शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक और त्वरित स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट से सबसे त्वरित यानी सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट जो है किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रखता है? तो देखिए 2:1 अनुपात में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को आज का ये सेट पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगला सेट का नोटिफिकेशन आप सभी को मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये रहा क्विज आप सभी के लिए, विभवांतर की ASI इकाई क्या है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिए। और देखिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस का PDF और GK GS का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है, रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है, आप उसे ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।